Hello everyone, welcome to a YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Nishtha and I am going to teach you chemistry on this platform. So students, in the last lecture of class plus 2 we have completed a chapter solutions. Now we are going to start with a new chapter, that is electrochemistry. So first of all we will discuss what do you mean by electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है? अब इसके नेम से पता लग रहा है हमें इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी बिटवीन एनी रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. मीन्स दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the relationship of electrical energy and chemical energy. जैसे सपोज हमने रिएक्शंस की थी +1 में रिडॉक्स रिएक्शन. अब वो रिडॉक्स रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस होती है स्पॉन्टेनियस जो अपने आप होती है. अब जो रिडॉक्स रिएक्शंस थी, अब रिडॉक्स रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है उनमें केमिकल एनर्जी ऑलरेडी है. सो दोज रिडॉक्स रिएक्शंस विल कन्वर्ट दैट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, and that branch of science which deals with it is called electrochemistry. So मतलब क्या है कि अगर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस ब्रांच ऑफ साइंस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हमने डेफिनेशन कर ली. सो इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. अब इलेक्ट्रिकल से केमिकल कौन सी थी रिएक्शन जो हमने क्लास 10th में भी पढ़ी है, इलेक्ट्रोलिसिस. उसमें क्या होता था, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की थी. उसमें क्या होता था, जो वाटर है जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं दैट ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो मतलब वहां पे हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे और उससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही. सिमिलरली अगर हम केमिकल एनर्जी जैसे रिडॉक्स रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है उनकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में यूज करें, मींस करंट इंड्यूस करने में यूज करें, दैट विल आल्सो बी कॉल्ड, दैट ब्रांच विल आल्सो बी कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. नाउ अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए. फर्स्ट टर्म हमें इसमें क्लियर होनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस दैट ब्रेक डाउन इनटू आयंस. जब हम उनको किसी सोल्यूशन में डालते हैं, सपोज हमने उनको वाटर में डाला, किसी सॉल्वेंट में डाला वाटर में, इट ब्रेक्स इनटू आयंस. जब वो टूट जाए आयंस में तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट. और सेकेंड होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो आयंस में ब्रेक ना हो, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, वो आयंस में ब्रेक नहीं होंगे. अब इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल हम देख सकते हैं कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट जब वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव, तो वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा. पर जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है दैट रिमेन्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, उनमें कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं है. अब ये तो आ गई इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात. अब उसके बाद हमने स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोलिसिस, जो हमने क्लास 10th में भी पढ़ी है. So electrolysis क्या होती है, the process of decomposition of any electrolyte in the presence of electric current, that is called electrolysis. जैसे हमने क्लास 10th में किया था, वहां पे हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट दिया था, वाटर. Water breaks into ions, that is H positive and OH negative when we apply electric current on it. Similarly जो हमारी इलेक्ट्रोलिसिस है उसमें हम बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिस्कस की है, NaCl. NaCl is an electrolyte because when it will be dissolved in water it will form Na positive and Cl negative, so it is an electrolyte. तो अगर हम इस इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस देखें कैसे हुई, देन हमें पता लगेगा कि ये ब्रेकडाउन कैसे हुआ. सो लेट अस डिस्कस दैट. अब जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड. एनोड जो है दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. सो ये बैटरी है अगर,
सो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जिस प्लेट को हम अटैच करेंगे, जिस इलेक्ट्रोड को अटैच करेंगे, दैट विल बी एनोड, एंड नेगेटिव के साथ जिसको अटैच करेंगे दैट विल बी कैथोड। अब इसको कैथोड और एनोड क्यों बोला जाता है? अब देखो, जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है उस पे पॉजिटिव आयंस आएंगे और पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? कैटायंस। सो जिस इलेक्ट्रोड पे कैटायंस डिपॉजिट हो उनको हम क्या बोलेंगे? कैथोड। और जिस इलेक्ट्रोड पे एनायंस डिपॉजिट हो उनको हम क्या बोलेंगे? एनोड। सो एनायंस उसी पे डिपॉजिट होंगे जिस पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। सो इस तरह से हम इनके चार्जेस को डिसाइड करते हैं। नाउ अब कैथोड और एनोड पे क्या हो रहा है? लेट अस सी। वाटर लिया हमने, वाटर में वाटर कैसे ब्रेक होगा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, जब वो डिसोसिएट होता है। अब यहाँ से जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, इसने क्या करना है? ये क्या है? कैटायन। इसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है। इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा इट विल फॉर्म H। सिंगल H इज नॉट स्टेबल, सो इसलिए हमने इसको क्या लिखा? हाफ H2, बिकॉज हाइड्रोजन एटम सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सिंगल एग्जिस्ट करे तो वो दो एटम्स कंबाइन कर जाते हैं और क्या बना देते हैं? H2। सो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? हाफ H2 का क्या मतलब है? सिंगल हाइड्रोजन ना। अब ये दो रिएक्शन हो रही किस पे? कैथोड पे। एक चीज याद रखनी, कैथोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे लेट अस सी, हम इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करेंगे। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? H पॉजिटिव इधर भी है, इधर भी है, कट हो गया ना। वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, राइट हैंड साइड पे क्या आ गया? हाफ हाइड्रोजन प्लस OH नेगेटिव। सो मींस ये हमारी ओवरऑल कैथोड की रिएक्शन होगी। नाउ एनोड। अब एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। हमेशा याद रखनी है कैथोड पे होती है रिडक्शन। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो मींस यहाँ पे अब क्या हो रहा है? रिमूवल। Na को तो हमने यूज कर लिया किसमें? कैथोड में। नाउ Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, अब उसका नेगेटिव हमने लिया। अब वो इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करेंगे तो Cl न्यूट्रल रह जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन जो होगा रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन एट एनोड। नाउ अब अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करें विद दिस रिएक्शन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? NaCl प्लस H2O फॉर्म्स। प्रोडक्ट में क्या आएगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये कट हो जाएगा इसके साथ। Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव फ्रॉम हियर, हाफ हाइड्रोजन एंड हाफ क्लोरीन। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हाफ हाइड्रोजन हाफ क्लोरीन का मतलब क्या है? यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन एटम एंड सिंगल क्लोरीन, बट ये इंडिविजुअली स्टेबल नहीं होते, इसलिए हम हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लेंगे, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन लेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये प्रोडक्ट कैसे हुए? अब यहाँ पे हम Na को Na पॉजिटिव ले रहे हैं, यहाँ पे इसको भी हम यूज कर सकते थे एज अ कैथोड। कैथोड में H लिया हमने, Na को यूज क्यों नहीं किया? इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E नॉट वैल्यूज। E नॉट वैल्यूज जो है वो हम पहले डिस्कस करेंगे, देन वी विल फाइंड आउट कि हाउ E नॉट वैल्यूज डिपेंड अपॉन द रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन को वो कैसे अफेक्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिलहाल के लिए इतनी रिएक्शन आपने करनी है। एट कैथोड क्या हो रहा है, एट एनोड क्या हो रहा है। हम इलेक्ट्रोलिसिस की एक एग्जांपल और ले सकते हैं। अब यहाँ पे लेट अस सपोज एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हैं। इसमें करना क्या होता है? एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने 2 प्लेट्स लगानी, इसी बीकर के अंदर। These 2 plates are called electrodes. अब यहाँ पे हमने क्या लेना है? सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो ब्रेक डाउन हो जाए। अभी मैंने इलेक्ट्रोलाइट की डिस्कशन की पहले। सपोज हमने वाटर ले लिया,
या HCl ले लिया, कोई भी ले सकते। अब इसको कनेक्ट करना है बैटरी के साथ। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी हेल्प से केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, एंड दिस सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी वाले को हम क्या बोलेंगे, एनोड, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी वाले को क्या बोलेंगे, कैथोड। एनोड के ऊपर क्या आयंस प्रेजेंट होने हैं, एनायंस, यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या डिपॉजिट होंगे, कैटायंस। So this is the cell that is called electrolytic cell. Now, हम अगर HCl की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, लेट अस सपोज HCl on reaction with water it will form H positive and Cl negative. अब H positive Cl negative कैसे होंगे, H पॉजिटिव है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्या बना देगा, H, तो इसको हम हाफ H2 लिख सकते हैं। सिमिलरली Cl नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब प्रोडक्ट पता लग गया कैसे बने। प्रोडक्ट में क्या है हमारे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये गैसेस के फॉर्म में इंड्यूस है। तो इस तरह से हम किसी की भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं। सो जहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं इट इज रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ पे होती है, कैथोड पे, और जहां इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं इट इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, एनोड पे। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। नाउ ये तो आ गया इलेक्ट्रोलिसिस। अब हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ रूल्स हैं। अब रूल्स क्या है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं कैथोड पे भी और एनोड पे भी। अब उन आयंस की कितनी डिपॉजिट की रेट है उसको डिस्कस करने के लिए एक लॉ दिया इलेक्ट्रोलिसिस का, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब क्या हुआ, माइकल फैराडे था साइंटिस्ट, उसने इलेक्ट्रोलिसिस में कितना डिपॉजिट हो रहा है सब्सटेंस, उसको उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए लॉज दिए। उन लॉज को हम क्या बोलते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब क्वांटिटेटिव मेजर मतलब कि कितना करंट अगर हम पास करें कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, ये चीज किसने बताई, फैराडेज लॉ। So let us discuss first law of Faraday. First law of Faraday क्या कहता है, it states that the amount of substance deposited is directly proportional to the current passed through that. कितना चार्ज उसके थ्रू पास हुआ है, जितना ज्यादा चार्ज पास होगा उतना ही अमाउंट डिपॉजिट होगा। So Q is the charge and W is the mass of substance. So जितना ज्यादा चार्ज पास करवाएंगे उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट क्या होगा, ज्यादा होगा। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। सो द कांस्टेंट विल बी Z, एंड Z इज कॉल्ड electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent. अब Z है क्या, अगर अब पहले हम डिस्कस करें चार्ज। चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फिजिक्स। चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं W is equal to Z into I into T, ये हमारा रिलेशन आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं Z क्या है। When current is means I की वैल्यू है 1 कूलम, करंट कूलम्स में होता है एम्पियर्स में,
So when current is 1 ampere and time is 1 second, then Z will be equal to W. So means electrochemical equivalent will be equal to the amount of substance deposited on any electrode if the current is 1 ampere or the time is 1 second. या आप इन दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हो चार्ज इज 1 कूलम. सो 1 कूलम चार्ज कब होता है? जब करंट 1 एम्पियर हो और टाइम भी 1 सेकेंड. तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम. करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर. सो दिस इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ. अब देखो जो फैराडे ने क्या किया, एक कांस्टेंट दिया जिसको हम बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट. फैराडेज कांस्टेंट दैट इज कैपिटल एफ. इसकी वैल्यू क्या दी? 96500 कूलम. 96500 कूलम. अब ये कहां से आया? आई विल टेल यू. फैराडे ने बोला कि कितनी अमाउंट डिपॉजिट हो रही है सब्सटेंस की, कितने चार्ज के साथ, उसके लिए रिलेशनशिप दिया. अब देखो अगर हम एक मोल की बात करें, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके इक्वल होते हैं 6. So 1 mole of electron is equal to 6.023 into 10 raised to power 23 electrons. और जो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, चार्ज Q, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम्स. So अगर हमने n मोल्स पे निकालना है, n मोल्स पे अगर हमें नहीं पता कितने मोल्स पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे तो फिलहाल हम 1 मोल की बात करते हैं, n मोल्स की बात में बात करें. 1 मोल के बीच में इतने इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो हम क्या करेंगे? 6.023 10 raised to power 23 into 1.6 into 10 raised to power minus 19. इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे इट विल बी 96485 कूलम. सो इसको अप्रोक्सीमेटली उसने क्या किया? 96500 कूलम वैल्यू ले ली. तो ये वैल्यू क्या है? एक मोल को डिपॉजिट करवाने के लिए, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट कराने के लिए इतना चार्ज उसको देना पड़ेगा. अब ऑल्सो 1 फैराडे डिपॉजिट्स 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस. सो अगर आप Z की बात करो, Z is also equal to equivalent weight of substance upon 96500. अब यहाँ पे तो हमने 1 मोल का ये निकाला. अगर हमारे पास n मोल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो हम क्या करेंगे? NF. So Q will be equal to NF. N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. F की वैल्यू हमें पता है 96500. 1 मोल की हमें पता है, n मोल्स की हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो Z की वैल्यू दैट इज आल्सो इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन 96500 कूलम. तो इस तरह से भी हम Z कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ सेकेंड लॉ. फैराडे ने क्या बोला? अगर 2 सॉल्यूशंस लेते हैं, हम 2 बीकर्स ले रहे हैं सपोज, इनमें 2 प्लेट्स है लगाई, 2 इलेक्ट्रोड्स. अब सपोज हम एक में ले रहे हैं कॉपर का सॉल्यूशन कोई, इसमें हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, इसमें हमने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट. लेट अस सपोज हमने 2 सॉल्यूशंस लिए, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स लिए अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में. अब इनको आपस में कनेक्ट कर दिया. सपोज इनको जब हम कनेक्ट करेंगे, अब कनेक्ट करने टाइम हमें यहाँ पे बैटरी तो देनी ही है. अब कनेक्ट करने टाइम हम क्या देखेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है तो दूसरे में चार्ज क्या होगा? नेगेटिव.
सिमिलरली ये नेगेटिव है, इधर क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव। सो आप क्या देखोगे, व्हेन दीज आर कनेक्टेड टू सॉल्यूशन, एनी टू सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन what weight of substance deposited on these electrodes will be directly proportional to their equivalent weights। क्या मतलब है इसका, फॉर्मूला क्या दिया उसने, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, दो ही चीजें हैं यहाँ पे, कॉपर और दूसरा क्या है वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, ऊपर क्या आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर और नीचे क्या आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर सॉल्यूशंस in detail. So weight of copper deposited over weight of silver deposited will be directly proportional to the equivalent weights. उनके ही equivalent weights के क्या है directly proportional होता है। So this is the second law of Faraday. Now let us start with any numerical of Faraday. So the first numerical is how many coulombs are required for the following reduction। एक रिडक्शन दी है हमें, फर्स्ट पार्ट 1 मोल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर। उन्होंने बोला हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड। अब कूलम्स मतलब चार्ज निकालना है, 1 मोल कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर। सो हमें पता है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, 2 का। So number of electrons which are transferring is 2. So charge is equal to n into F, 2 into 96500 coulomb. So यहाँ से हमारे चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, it will be 19300 coulomb. So एक तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स इसके आते हैं। दूसरे जो हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ किया उसका न्यूमेरिकल 0.1978 0.1978 gram of copper is deposited by a current of 0.2 amperes in 50 minutes। तो हमें 0.1978 क्या दिया है, W amount of substance deposited, current is 0.2 amperes, time is 50 minutes। What is the electrochemical equivalent of copper? So means we have to calculate Z. Okay. Now, what was the Faraday first law? That is equal to W is equal to Z I T. Z निकालना है, W upon I into T। अब यहाँ पे W ग्राम्स में दिया, करंट हमें किस में दिया है एम्पेयर्स में, बट टाइम हमें दिया है मिनट्स में। सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स। 3000 सेकेंड्स। सो W ऑन W की वैल्यू, करंट की वैल्यू इनटू 1000। So this will be equal to Z. That comes out to be 0.000326। अब पॉइंट को उधर मूव करा के भी आंसर लिख सकते हैं। So this is the electrochemical equivalent. Now this was the Faraday's law of electrolysis. Now we are going to start with conductors। क्या होते हैं, कितनी तरह की कंडक्टेंस होती है, that of। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। जब वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होने देंगे उसका क्या मतलब है कि वो फ्लो करवा सकते हैं करंट को।
they are good conductors. For example, metals are very good conductors. Why? Because they flow the electric current through them. उनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। अब यहाँ पे हम दो तरह के कंडक्टर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज metallic conductors and second is electrolytic conductors. मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब मेटालिक कंडक्टर्स के नेम से पता लग रहा है क्या होगा इसमें? मेटल होगा। अब मेटल जब कंडक्ट करते हैं तो उनमें कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं थ्रू देयर इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? सपोज हम सोडियम मेटल की बात करते हैं, सोडियम विल फॉर्म Na पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन लूज होगा, और इलेक्ट्रॉन लूज होगा इसका मतलब वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती। सो मेटालिक कंडक्टर्स हैव free electrons in them which are responsible for the conduction of electricity. अब इसमें और कुछ चेंज नहीं होता, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन से रिमूव हो रहे हैं और कुछ सब्सटेंस में चेंज नहीं आ रहा। बट जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं उनमें क्या होता है? नेम से पता लग रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक मींस इलेक्ट्रोलाइट होगा इसमें। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो आयंस में ब्रेक होता है। अब जो चीज आयंस में ब्रेक हो रही है उसकी कॉम्पोजिशन में भी डिफरेंस आएगा, वो आयंस में ब्रेक होगी और आयंस रिस्पॉन्सिबल होंगे इलेक्ट्रिक करंट। पर यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है? आयंस आर रिस्पॉन्सिबल। सो वी विल डिस्कस दीज टू कंडक्टर्स इन डिटेल and what is the difference between these two conductors. So difference between metallic and electrolytic conductors. First, अगर आप डिस्कस करते हो यहाँ पे मेटालिक के केस में, तो यहाँ पे अगर हम मेटालिक ले लेते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिटिक ले लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या डिफरेंस होगा? मेटालिक कंडक्टर्स आर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है? फ्लो ऑफ आयंस। तो फर्स्ट डिफरेंस इज क्लियर। पहले में क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेकेंड में क्या होता है? फ्लो ऑफ आयंस। सेकेंड पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया, देयर इज नो चेंज इन कॉम्पोजिशन, no change in composition। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा मेटालिक कंडक्टर्स की, बट हियर कॉम्पोजिशन चेंजेस। सो कॉम्पोजिशन इस केस में क्या होगी? चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि यहाँ पे डीकम्पोजिशन होगी इसकी इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी NaCl, इट विल ब्रेक इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। यहाँ पे सोडियम मेटल है, इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन। Na का Na ही रहा ना, कोई चेंज नहीं आया, बस इलेक्ट्रॉन निकला उसमें। पर यहाँ पे क्या होगा? ये आयंस में टूट गया, जब टूटेगा तो इसकी कॉम्पोजिशन में चेंजेस आएंगे। सो दीज टू पॉइंट्स। अब यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा। सो नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। यहाँ पे क्या होगा? आयंस ट्रांसफर। आयंस इज द मैटर पार्ट, सो ट्रांसफर ऑफ मैटर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मेटालिक कंडक्टर्स की बात करते हैं, हम उसको अगर सपोज हीट अप करेंगे, जब हीट करेंगे, मेटल्स क्या है? सॉलिड्स। सॉलिड्स के आयंस मेटल के टाइटली पैक्ड होते हैं इस तरह से,
जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये यहीं पे वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरह से, क्योंकि सॉलिड्स हैं वो अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होंगे, बट द आयंस जो हमारे हैं ने पॉजिटिव आयंस, मेटल के आयंस जिनको हम कर्नल्स भी बोलते हैं, दे विल ओनली स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और जब वाइब्रेशन स्टार्ट होगी, वाइब्रेशन विल रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वाइब्रेशन नहीं होने देगी, कम कर देगी रेट, तो इसकी वजह से जो हमारी कंडक्टेंस होगी उसकी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टेंस डिक्रीजेस इन दिस केस, बट अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात करें तो जितना हम टेम्परेचर देंगे उतने ही आयंस डिसोसिएट होंगे, क्योंकि डीकम्पोजिशन के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जितनी ज्यादा हम प्रोवाइड करेंगे उतनी ज्यादा डीकम्पोजिशन होगी। सो मींस यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू इंक्रीज इन कंडक्टेंस। So these are the four differences between metallic and electrolytic conductors. So you can note down these points. After this, we will start with what are the various factors which affect the conductance. किन किन फैक्टर से कंडक्टेंस जो है अफेक्ट होती है। So अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, मेटल्स की बात नहीं कर रहे, तो हम मेटालिक कंडक्टर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम किन को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। बट ये डिफरेंशिएट करना जरूरी था बिकॉज ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं छोटी क्लासेस में, बट इलेक्ट्रोलिटिक हमारे लिए न्यू है, तो इसलिए डिफरेंस इसका क्लियर किया पहले इन दोनों में क्या डिफरेंस। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। So the next topic is factors affecting electrolytic conductors. अब जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है किन किन चीजों से अफेक्ट होगी। पहली चीज इंटर आयोनिक इंटरेक्शंस। इंटर आयनिक इंटरेक्शंस का क्या मतलब है, जितनी ज्यादा आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी वो आपस में कंबाइन रहेंगे, जब वो कंबाइन रहेंगे वो ब्रेक नहीं होंगे, जब तक वो ब्रेक नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाए। सो मींस जितनी इंटर आयनिक इंटरेक्शन जो है वो वीक होंगी उतने ही क्या होंगे, कंडक्टेंस ज्यादा होगी। सो फर्स्ट हमारा फैक्टर था इंटर आयनिक इंटरेक्शन, जितनी हमारी इंटर आयनिक इंटरेक्शन वीक होगी उतना ही कंडक्टेंस बढ़ेगी। सेकेंड सॉल्वेशन ऑफ आयंस। सॉल्वेशन ऑफ आयंस का क्या मतलब है, सपोज हम एक आयन डिस्कस करते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये आयंस क्या करते हैं, अपने अराउंड डिपॉजिट करवा लेते हैं सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसके आयंस को। सपोज इसको वाटर में हमने ऐड किया तो वाटर में जो OH नेगेटिव आयंस होंगे वो इसके अराउंड जो होंगे डिपॉजिट हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे H पॉजिटिव आयन डिपॉजिट हो जाएंगे। जब इनके अराउंड इस तरह से सॉल्वेशन हो जाएगी तो सॉल्वेशन क्या करेगी, इन आयंस को फ्लो नहीं करने देगी बिकॉज उन्होंने उसको घेरा डाला हुआ अच्छे से। तो जब फ्लो नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मींस जितनी ज्यादा सॉल्वेशन बढ़ेगी उतनी ही इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। नाउ थर्ड फैक्टर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है, जनरल लैंग्वेज में हम बात करते हैं विस्कोसिटी मींस व्हाट, कंसंट्रेशन। जितनी ज्यादा कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल होंगे पास पास होंगे उतने ही वो रेजिस्ट करेगा फ्लो, उतना ही वो फ्लो को रोकेगा। सो मींस मोर द विस्कोसिटी लेस विल बी द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस।
नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नाउ टेम्परेचर। टेम्परेचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या? जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी कंडक्टेंस बढ़ेगी, बिकॉज द आयंस इजीली डिसोसिएट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर. So these are the following factors that affect electrolytic conductors. अब विस्कोसिटी एक तरह से होता है गाढ़ापन, कि जो लेयर्स है, सपोज लिक्विड की लेयर है जो, उनकी आपस में ज्यादा रेजिस्टेंस है. जैसे सपोज हनी है, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है वाटर से, गाढ़ा होता है काफी, तो वो फ्लो नहीं कर पाता. तो मीन्स जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उतनी ही कंडक्टेंस कम होगी. सिमिलरली हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ आयन जितनी ज्यादा होगी उतनी भी कंडक्टेंस स्लो होगी, बिकॉज पास पास होंगे मॉलिक्यूल, उनको मूवमेंट करने की जगह ही नहीं मिलेगी. सो मीन्स उतने ही हमारी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिक्रीज. So these are the 5 factors that affect electrolytic conductance. Now, next topic is very important that we have already discussed in physics. What? That is Ohm's law. Ohm's law क्या कहता है? The electrode potential, जो voltage है, the potential difference is directly proportional to the current. यही है Ohm's law. The potential difference between the electrodes is directly proportional to the current. और proportionality के साइन को हटाने के लिए R लगाते हैं यहाँ पे. So V is equal to IR is the Ohm's law. अब R क्या था यहाँ पे? रेजिस्टेंस. R क्या था? रेजिस्टेंस. अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस होती क्या है. सो रेजिस्टेंस को जनरल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट. कि जब करंट फ्लो कर रहा है उसमें जो रुकावट आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, दैट इज द रेजिस्टेंस. और जो रेजिस्टेंस होती है that is directly proportional to the length of the conductor and also inversely proportional to the area of cross section. So इन दोनों को अगर हम combine करें फर्स्ट एंड सेकेंड को, so R will be directly proportional to L upon A. Proportionality के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट चाहिए. That constant is rho. So rho is here resistivity. अब रेजिस्टिविटी क्या है? अगर हम लेंथ ले ले 1 सेंटीमीटर कंडक्टर की, एरिया ले ले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन ये दोनों 1 हो गए, देन रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस. सो क्या बोलोगे आप? रेजिस्टिविटी डेफिनेशन अगर आ जाए, विल बी इक्वल टू व्हाट? रेजिस्टेंस इफ length of conductor is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square. Then क्या होगा? R will be equal to rho. So this is the resistivity. Now next is, ये तो आ गया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. अब हम इन दोनों के ऑपोजिट करते हैं. क्या है इन दोनों के ऑपोजिट्स? सबसे पहले रेजिस्टेंस किया था R, इसका ऑपोजिट है कंडक्टेंस. कंडक्टेंस इसका सिंबल होता है कैपिटल G. सो कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस क्या था? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट. और कंडक्टेंस क्या है? फ्लो ऑफ करंट. जितना ज्यादा फ्लो करेगा उतनी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, और जितना स्लो मूव करेगा उतनी ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. So मतलब these two are reciprocal of each other. Similarly हमने किया resistivity, that is rho. अब हम करते हैं conductivity. So conductivity, इसको आप specific resistance भी बोलते हैं, sorry, specific conductance. So conductivity is represented by kappa. Kappa is a symbol of conductivity.
which is equal to 1 by rho. Clear? Now कापा की वैल्यू आ गई, जी की वैल्यू आ गई, ये तो आ गए हमारे कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी आगे भी फर्दर काफी टाइप्स की है। फर्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी क्या है? Conductivity of all the ions dissociated in a solution, conducting power of all the ions that are dissociated in the solution when we dissolve 1 mole of any substance. अगर 1 मोल सब्सटेंस से जितने आयंस प्रोड्यूस हुए उनकी कंडक्टिव पावर को हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी. So it is represented by lambda m. It is represented by lambda m. It is equal to, फॉर्मूला है इसका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो हमने की थी कापा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी. अब यहाँ पे हम मोल्स की बात कर रहे हैं, मींस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट किया. 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जब डिसोसिएट हुआ उसके आयंस की कितनी कंडक्टिंग पावर है उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी. सिमिलरली एक होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सिंबल है लैम्डा EQ. अब इसमें क्या होगा? इसमें हमने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट करवाया था, इसमें हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस कराएंगे. 1 gram equivalent. So means when we take a substance that is 1 gram equivalent, then the conducting power of all its ions which are produced from 1 gram equivalent of a substance, that conducting power is called lambda equivalent, that is equivalent conductivity. अब यहाँ पे हम मोल की बात कर रहे थे, तो किसकी बात की? मोलैरिटी की. और यहाँ पे क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट किसके लिए होता है? नॉर्मलिटी. किसके लिए होता है? नॉर्मलिटी. सो दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. एक होती है, एक बच्चे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसका सिंबल है लैम्डा m नॉट. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीन्स लैम्डा m नॉट. अब इसका क्या है मतलब? लिमिटिंग मोलर मतलब जब हम किसी को इनफाइनाइट डिल्यूशन तक ले जाते हैं. सपोज कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें हमने इतनी की डिल्यूशन कर दी कि उसके सारे आयन डिसोसिएट हो गए. सो मीन्स द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी is the molar conductivity of any electrolyte when it is infinitely diluted. उसकी at, तो इसको हम सिंपली फॉर्म में लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution. So molar conductivity at infinite dilution is called limiting molar conductivity. So ये था हमारे अभी तक कंडक्टिविटी का पार्ट. So इनको हम फर्दर न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे, फर्दर इनके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या है, कैसे कैसे इनको यूज किया जाता है, इनके फॉर्मूलाज क्या क्या हैं. So उससे पहले एक चीज हमने डिस्कस की. क्या क्या डिस्कस किया आज? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया, उसका इंट्रोडक्शन किया कि होती क्या है. फिर हमने किया इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं. फिर किया इलेक्ट्रोलिसिस, उसके प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, यही किया. आफ्टर दैट वी स्टार्टेड फैराडेज लॉ. दोनों लॉज किए, उसके न्यूमेरिकल्स किए. देन क्या किए? फैक्टर्स. और उसके बाद ओम्स लॉ, उसके फॉर्मूलास, और ये कंडक्टिविटी. So this was all about today's lecture. Next we will discuss in the next lecture. If you have not subscribed our channel yet, please do subscribe, and thank you for watching our video. Keep liking and sharing it with your friends.
and do send me any query related to the topic in the comment box. I will reply it very soon. Thank you so much. Keep watching. Bye bye.